नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन की मैराथन बैठक आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ। दरअसल सारा माजरा गुड गवर्नेंस का था। कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी। जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है नौकरशाही को दुरुस्त करने पर, हमारा भी ये प्रोग्राम सरकार की नौकरशाही दुरुस्त होने पर कितना काम करेगी इस पर है। असल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों पर फोकस किया है, नशे पर फोकस किया कि मध्य प्रदेश में नशा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और कलेक्टरों को कहा है कि आप काम करें पॉजिटिव होकर। नशे के कारोबार से मध्य प्रदेश को बचाने की बात भी हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसको एक तरह से मुद्दा बनाया हुआ है। शराब के मामले में मामला महत्वपूर्ण है, गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है और इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव भी है। सरकार अपना एक तरह से रोड मैप लेकर जनता के पास जाएगी और उसमें बताएगी कि 5 साल का परफॉर्मेंस क्या था। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद जो मौका मिला है शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार सीएम बनने का, उसके बाद उन्होंने किस तरह से नौकरशाही से काम किया है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है, नौकरशाही तो एक ऐसा घोड़ा कि सवार जितना मजबूत होगा, जितना पारंगत होगा, उस हिसाब से नौकरशाही अपना काम करती है और ये कोई नई बात नहीं है। हर कोई जानता है कि सवार अच्छा हो तो अफसरशाही बहुत बढ़िया काम करती है। अब पूरी सरकार कसौटी पर है क्योंकि गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर पिछली बार भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। आपको लगता है कि 2 दिन की जो बैठक हुई है, पहले दिन थी कलेक्टर कमिश्नर की बैठक और आज कलेक्टर कमिश्नर आईजी और एसपी, आपको लगता है कि जो जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान सोचते हैं जनता के दुख दर्द के बारे में, क्या नौकरशाही इस चुनावी साल में उनकी बात को समझकर जनता के दुख दर्द दूर करेगी, यानी नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होकर काम करेगी? क्योंकि आवेदन तो बहुत सारे आते हैं, काम करने के रास्ते ढूंढने के बजाय कानून बताकर लकीर के फ़कीर बनकर उनके आवेदन को खारिज कर देना या लटकाना है, ये भ्रष्टाचार की भी जड़ है और एक तरह से बैड गवर्नेंस की भी जड़ है, यानी कुशासन की भी जड़ है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और नौकरशाही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में। सरकार यदि कोई प्रदेश के हित में कोई अच्छा काम करना चाहती है तो वो अफसरों के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। तो ये अफसर बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और हमने कई अवसरों पर देखा है कि ये अफसरों की वजह से ही पलीता लगा है सरकार की साख का और प्रदेश का। अब जो उन्होंने मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने उठाया वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और चूँकि नशा का जो मामला है, नशे का कारोबार जो है पूरा प्रदेश का पूरा देश इसकी चपेट में आ रहा है। जो छोटे छोटे शहर जो कभी इन चीज़ों से दूर रहते थे, अब इतनी बड़ी बड़ी ड्रग्स जो हैं, शराब और सिगरेट तो बहुत पीछे की बात हो गई। अब तो मारी जो है ना, गांजा, भांग और चरस और स्मैक और जाने क्या क्या छोटे छोटे गांव में उपलब्ध हो गया। तो ये कैसे हो गया? इंजेक्शन का भी नशा है, जो आदमी नशे का भी इंजेक्शन ले लेते हैं, तो ये बातें भी अब बहुत ज़्यादा गांव कस्बों में आ गई है। हाँ, तो ये मतलब कितना एक तरह से ये देखा जाए तो ये भारत की प्रशासन प्रणाली पर भी हमला है, भारत की संस्कृति पर भी हमला है। ये हमारा संस्कृति कभी नहीं रही। और आप ये देखो, इससे आज पंजाब की हालत आप हम सबके सामने है। वहाँ क्या नशे की स्थिति से पंजाब, नशे की वजह से पंजाब की हालत क्या हो गई। अच्छा खासा एक डेवलपिंग कंट्री, कैसे लोगों को कैसे ठीक उसको करना पड़ रहा है, कैसे कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं और कैसे वो जो पीड़ादायी कष्टदायी जो सेंटर रहते हैं उनमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। तो ये बहुत बड़ा अवैध व्यापार है जिसने प्रदेश में अब पाँव पसारे हैं। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी कहलाती है इंदौर, ये इसकी भी राजधानी बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि देश की जो युवा पीढ़ी है उस पर इसको लेकर बड़े खतरे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी देश को आगे लेकर जाने वाली है। भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है और उस युवा राष्ट्र की जो शक्ति है वो देश के युवा हैं और देश के युवा नशे की चपेट में आ रहा है। तो हमें लगता है कि अभी ये खतरा कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे नशा मुक्ति के केंद्र बढ़ेंगे, जैसे जैसे समाज में नशा बढ़ेगा, कई परिवार तबाह हो गए, कई बहुत टैलेंटेड बच्चे इस नशे की चपेट में आके, चाहे वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हो, वो
या तो सुसाइड करते हैं या वो समाज पर बोझ बनते हैं। मेरा तो इसमें ये भी जोड़ना है कि जो माता पिता है उनके आप मन से पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि एक उनका होनहार बेटा या सामान्य बेटा भी अगर नशे का शिकार होकर किसी वजह से वो जीवन को खो देता है तो उन पर क्या गुजरती होगी। ये बात मुझे लगता है कि जो भुक्तभोगी उससे बेहतर कोई नहीं जान पाता होगा। मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में, लेकिन अभी सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी से मेरा सवाल है कि युवाओं को नशे से बचाने के तो बहुत सारे उपाय कागज़ पर भी होते हैं, किताबें भी होती है, डॉक्टर भी बताता है, लेकिन परिवार की भी एक जिम्मेदारी है कि परिवार किस तरह से अपने बच्चों पर नज़र रखे, खासतौर से जो बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो बच्चे इसका शिकार होते हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर मेट्रोज में पढ़ने जाते हैं, या कस्बे के बच्चे राजधानी या इंदौर जैसे शहर में पढ़ने जाते हैं, वो इसके शिकार हो रहे हैं। उसके चलते कई बार वो ऐसे दुर्गुणों में फंस जाते हैं कि बेटियां देह व्यापार में फंस जाती है, लड़के किसी और स्मगलिंग के काम में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत चिंता की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने जो काम अफसरों को सौंपा है, सरकार तो है, पुलिस को भी इसमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। आपकी राय? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी अच्छा ये जो काम कर रहे हैं और ये निरंतर भी होता रहता है। शायद अभी इकट्ठा हो गया 2-3 दिन तो हम चर्चा का विषय बन गया, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ लगता है कि वो भाई बोल देने मात्र से नहीं होगा। जैसे आपने नशे की बात कही, इसके लिए कोई कानून, कोई अधिकारी, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारें होती हैं, पहले की जो सरकार होती थी वो कल्याणकारी सरकार होती थी। आजकल की सरकारें अपना दृष्टिकोण बदलते हुए एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बिजनेस मॉडल पे काम कर रही हैं। जब आप बिजनेस मॉडल पे काम करते हो तो अधिकारी भी उसी ढंग से काम कर रहा है। अब जो नशे की बात है वो कल्याणकारी योजना का काम हो गया। तो भाई पुलिस को हेलमेट चेकिंग के लिए तो समय है, पुलिस को अन्य कैसे हम पोल्यूशन का चेक पकड़ लें, 500,000 ले लें, उसके लिए समय है। लेकिन क्या नशे की जो चीज वहां आसपास बिक रही है, जहां पुलिस का चेकिंग वो लगी है, उसी पॉइंट से 100 मीटर में अगर नशे की चीज बिक रही है तो पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है। तो मुझे ये लगता है, देखिए आप, ये अर्निंग मॉडल हो गया कि भाई पुलिस ने कितना कमाया, तो उसके लिए तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसी कोई योजना ला दें कि पुलिस वाले अगर नशे की दुकानों को पकड़ेंगे तो उनको बतौर इनाम इतने रुपए मिल जाएंगे, वो इनाम सरकार की बहुत वाहवाही होगी। तो उस पर काम करना चाहिए। नशा रोकना पुलिस को बहुत आसान है। दूसरी बात, जब हम डिजिटलाइजेशन के युग में जा रहे हैं तो जो बच्चे बाहर के आ रहे हैं उन्हें क्यों ना हम ऑनलाइन, जब समग्र आईडी, आधार आईडी और 25 तरह की जब यूनिक आईडीज हैं, तो हम उनको करके उस थानेदार को उसका, जहां वो बच्चा रहता हो या कोचिंग करता हो, तो वहां का उसे मेंटर बनाए कि हफ्ते में एक दिन वो थानेदार से मिलेगा, वो बच्चा उनसे साथ बैठेगा। भाई इसमें कोई कानून की आवश्यकता है क्या? अगर वो मिलेगा, उस पर नजर रखेंगे, तो भाई पुलिस वाले जो सिपाही हैं वो भी नजर रखेंगे कि टीआई साहब के पास ये बच्चे का आना जाना है, तो बच्चे पे भी अंकुश लगेगा, परिवार की भी वो कुछ जवाबदारी शायद कम होगी। जो आदमी पैसा कमाने में लगा है, बच्चे को पढ़ने भेज रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकली, सामाजिक दृष्टिकोण से जनता, राजनेता, पुलिस, प्रशासन मिलकर इस डिजिटलाइजेशन के युग में एक बहुत अच्छा मॉडल बना सकते हैं। उस मॉडल से ही हम बच्चों को नशे से रोक सकते हैं। तो मुझे जरूरत ही नहीं लग रही कि नशा होने के बाद नशा मुक्ति केंद्र चाहिए। आप पहले ही मॉडल ऐसा बना दो कि बच्चा नशे में ना जाए। भाई जैसे ही आप किसी पुलिस वाले के साथ वो मीटिंग कर लेंगे, कभी एसपी उस क्षेत्र में, जैसे एमपी नगर है, वहां पर इतने हॉस्टल्स हैं, अगर 6 महीने में एक मीटिंग एसपी साहब वहां ले लें तो मुझे लगता है कि इलाके के बदमाशों को भी डर लगेगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटी चीजें जिसके लिए बहुत कानून का काम या पैसे का काम, खर्चे का काम कुछ भी नहीं। बिल्कुल राठी जी, असल में किसी भी टीआई को या वहाँ के मोहल्ले के हवलदार को ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना हो कि उसके इलाके में कोई गुंडा तत्व कितना सक्रिय है, नशा कहाँ से आ रहा है, सट्टा जुआ कौन करा रहा है। ऐसा संभव ही नहीं कि उसको पता ना हो। अगर ये जिम्मेदारी एसपी पर सौंप दी जाए कि आपके इलाके से, आपके ज़िले से अगर सट्टे का कारोबार, नशे का कारोबार पकड़ा गया तो हम एसपी का ट्रांसफ़र करेंगे। अगर संबंधित टीआई को ये कह दिया जाए कि आपके थाना क्षेत्र में अगर नशे बिकता पकड़ा गया तो फिर आपकी भी इसमें परेड होगी, आपको भी सस्पेंड किया जाएगा और संबंधित हवलदार को भी सस्पेंड किया जाएगा। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। अगर ये बातें कहने से होती तो अब तक हो चुकी होती। देवदत्त जी, मेरा सवाल आपसे कि नशे के आरोपी जहां पकड़े जाएं, संबंधित थाने के टीआई, सीएसपी या वहां के एसीपी, डीसीपी, उन पर कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से सख्ती के मोड पर हैं, अगर वो
नशे के मुद्दे पर या प्रशासनिक लापरवाही के मुद्दे पर एसपी कलेक्टर पर कार्रवाई करेंगे तो उनका जो कहना है वो 100 गुना महत्वपूर्ण साबित होगा और उस पर कार्रवाई होगी। आपकी राय कि जो जिम्मेदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उन पर कार्रवाई हो, क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष देखेंगे तो थानों में जो महीने बंधे रहते हैं आबकारी दुकानों से, नशे के कारोबारियों से, इसी कारण तो ये कार्रवाई नहीं होती। अन्यथा आप सही कह रहे हैं, सबको पता रहता है पुलिस वालों को सबसे पहले कि कौन बेच रहा है कहाँ। गांव में आजकल ठेलों में आराम से हर गांव में और शराब मिल जाती, विभिन्न प्रकार के नशे मिल रहे हैं। आप यहाँ एमपी नगर की हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में जब कई बार छानबीन होती तो वहाँ मिलते हैं सब नशे की चीज़ें। तो ये सब पता रहता है। यदि पुलिस चाहे तो इसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है इस समाज का। और इतने क्षेत्र हैं काम करने के लिए, एक क्षेत्र यदि पुलिस छोड़ दे तो कम से कम युवाओं को बचा लें अपन तो भविष्य बचा रहेगा प्रदेश का, देश का। और थोड़ा सा सरकार को भी इस पे वो करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, जिससे नशे की लिए सुविधाएं ना मिले। जैसे आपने देसी विदेशी एक दुकान पे कर दी, और इतने बड़े बड़े अहाते हैं, आप यदि शाम को कभी वहां से निकलो तो जो सैकड़ों में मोटरसाइकिल वो खड़ी रहती है और पूरा युवा वर्ग लेते हुए और वहीं पीते हुए। और पुलिस की आप देखिए कि कितनी चालाकी है कि वो चेकिंग कहाँ लगाएंगे जब शराब की दुकान से बाहर निकलेगा अहाते से पी के, क्योंकि आपने सुविधा दी तो वहीं पिएगा। अब वो घर जाने के लिए निकलेगा, वहीं उसकी चेकिंग करेंगे, चालान बनाएंगे या पैसा लेके छोड़ देंगे। तो भाई अहाता किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि पिए, और जब वो घर तो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये बड़ी विडंबनाएं हैं, कानून में भी, व्यवस्थाओं में भी, इनमें भी सुधार होना चाहिए। या तो अहाता बंद करो, या जो अहाते से जा रहा है उसको घर तक पहुंचने दो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन सरकार थोड़ा सा जी राजस्व की चिंता ना करे, बहुत अच्छे साधन है जिससे राजस्व आ सकता है। थोड़ा इसको मतलब इसको पैसे कमाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हाँ। थोड़ी सी मर्यादा इसमें बनी रहनी चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में कि सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा है कि जो गांव में समस्या होती है, गरीब की समस्या, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, राशन ठीक से उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि 2 महीने में एक दफ़ा राशन मिल रहा हो या 1 महीने का राशन बांटने वाला दुकानदारी उसको हजम कर जाए। तो ये बहुत सारी बातें जिन पर अनुकंपा नियुक्ति की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले भी सेंट्रलाइज करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। योगी राज जी, बातें तो बहुत हुई हैं, 2 दिन का हमें लगता है कि ऐसे अवसर कम आते हैं जब आईएएस और आईपीएस अफसरों का 2 दिन तक मुख्यमंत्री एक तरह से उनकी क्लास लें। क्लास शब्द पर कई बार नौकरशाही एतराज़ करती है कि साहब हमारी क्लास कैसे हो रही है। उनको समझाने का जो था, एक तरह से उनकी काउंसलिंग की ये कह सकते हैं, मुख्यमंत्री ने और जिम्मेदारी बताई कि भाई आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, तो कम से कम सरकार आपको वेतन दे रही है, बंगला दे रही है, अर्दली दे रही है, बहुत सारी आपकी सुविधाएं दे रही है, आपका रसूख है, आपका रुआब है। तो कम से कम नशे के मामले में या गरीबों के मामले में आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। आपकी राय, मुख्यमंत्री की जो ये 2 दिन की मीटिंग है वो कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि एसपी और कलेक्टर को ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुद ऐसी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं कि उनकी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है प्रदेश के लिए। तो उनकी नौकरी के लिए तो ठीक है ही है, लेकिन जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं वो उनके खुद का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हें यदि क्लास लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या मतलब है? इनको क्या फिर वो जो एग्ज़ाम पास करके आए यूपीएससी का, उसका कोई मतलब नहीं है। जी जी। और ये बात सही है कि सबको पता रहा, ये इतना खतरनाक है जो नशे की जो प्रवृत्ति लगातार, जो नशे का कारोबार जो लगातार बढ़ रहा है, ये पूरे अच्छी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। परिवार तो छोड़िए, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बढ़ जाती इस नशे में। ऐसा हमने कई बार देखा और देख भी रहे। अच्छा खासा युवा, अच्छे खासे कारोबारी, अच्छे खासे बिजनेसमैन नशे की गिरफ्त में आए और मालूम पड़ा कि पूरा बिजनेस चौपट हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सूदखोर का जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया है इस वाली कॉन्फ्रेंस में जी कि ये जो नशे की कारोबार चला, अब आपके ऊपर कर्जा इतना हो गया, आप कर्जे पे कर्जा लेते चले जा रहे हो, नशा दे के आपको बिगाड़ने के प्रबंध किए जा रहे हैं, उस नशे के लिए आप कर्ज लेते हो नशे के लिए। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं वो कितनी घातक होती चली जा रही हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला और उसमें बहुत ताकत से काम करने की ज़रूरत है। अब मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में 2 जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली से लागू की गई जी। अब यहाँ के पहले कमिश्नर साहब बने मकरंद देउस्कर साहब। अब जब उनको 1 साल जब पूरा हुआ, उनसे बातचीत की गई, लोगों ने सवाल किए कि साहब आप
कैसा कैसा उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, पुलिस ने इन पे कार्रवाई की, उन पे कार्रवाई की, इतने चालान किए। जब नशे की बात आई तो नशे की बात पर खुद कमिश्नर साहब को स्वीकार करना पड़ा कि हम लोग ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई करने में असमर्थ रहे। तो ये असमर्थता किसे जता रहे हो आप, और या आपका हाथ किसने पकड़ा था कि आप इन ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई नहीं करेंगे? और ये ड्रग पेडलर्स के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो भोपाल से लेके तो वहाँ दुबई में क्या हो रहा है, वाशिंगटन में क्या हो रहा है, सब उनके कनेक्शन रहते हैं। तो ड्रग पेडलर्स इस नशे के कारोबार की बहुत इंपॉर्टेंट चेन है। इस चेन को ब्रेक करना इन अफसरों का काम है, क्योंकि ये आमतौर पर सामने नहीं आ पाते। ये पुलिस को पता रहता है, अफसरों को पता रहता है। यदि आप ये चेन ब्रेक कर देंगे तो बहुत हद तक ये पॉसिबल हो जाएगा कि जो अफीम, जो चरस और जो सफ़ेद और ब्राउन शुगर, जो बड़े बड़े जो नशे की जो वस्तुएं आ रही हैं उस पर लगाम लग सकता है। बिल्कुल। आजकल आप ये बेचारे बच्चे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षाएं पास करते हैं, इंजीनियरिंग बनने के सब IIT पास आउट बच्चों की बात मैं बता रहा हूँ, उन बच्चों को नशे की लत लगा दी जाती। जिस बच्चों को पढ़ाई की लत थी आपने उसको नशे की लत में लगा दिया। एक किस्म से अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की, और इस साजिश में लापरवाह प्रशासन, लापरवाह सरकारें और लापरवाह जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो उसके हिस्से बन जाते हैं। ये भी उतने गुनाहगार हैं जितना नशा बेचने वाले हैं, क्योंकि अगर राठी जी नशा जो बेच रहा है उसको आप नहीं पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ने वाले भी उतने ही दोषी है। इस पूरे मामले में मैं इसलिए भी कहूँगा कि जो जिक्र किया था कि पंजाब को उड़ता पंजाब का दर्जा दिया था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समय नरसिंहपुर जाकर नशा मुक्ति के लिए काम किया था। उसमें वहाँ के विधायक जालम सिंह पटेल, उनके साथ, चूँकि नरसिंहपुर उस तरफ काफ़ी गांजे और भांग का नशा होता है, और ये स्थिति है कि लोग खेतों में गांजे के पेड़ लगाते हैं और गांव के लोग गांजे का नशा करते हैं। इसके बाद जो नशा बढ़ा है वो पाउडर का नशा है, सफ़ेद नशा है, इंजेक्शन से लोग ड्रग्स ले रहे हैं। इसने पूरी पीढ़ी को चौपट कर दिया है। गवर्नेंस अपनी जगह है, नशे के इस कारोबार ने पूरे युवाओं को एक तरह से बहुत ही खतरे में डाल दिया है। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो हर पुलिस IG को ये कहना चाहिए कि हफ्ते भर की एक पूरा प्रोग्राम चलाएं, एक हफ्ते का, और जितने ड्रग पेडलर्स हैं आप पकड़ के एक बार उनको यहाँ से जिला बदर करें, कुछ भी करें, जो कानूनी प्रावधान है वो करें तो ये काम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने कहा कि राशन की दुकान है, आज गरीब आदमी राशन की दुकान पे जाता है, उसे नॉलेज नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे राशन की दुकान वाला बुद्धू बनाता है, उसे नगर निगम के कर्मचारी बुद्धू बनाते हैं, कभी समग्र ID के नाम से, कभी आधार के नाम से, कभी वोटर कार्ड के नाम से, उससे रोज किसी ना किसी बहाने हर महीने 150 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये सब चीजें सबको मालूम है, ऐसा कोई अधिकारी वर्ग नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि 2 मॉडल में सरकार को काम करना चाहिए। सरकार काम कर रही है बिजनेस मॉडल पे, तो अधिकारी भी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। जब सरकार जन कल्याणकारी काम करना चाहेगी तो अधिकारी भी उसको वैसा काम करना पसंद करेगा। तो लेकिन अभी जो मॉडल है वो चूंकि गिव एंड टेक का जमाना चल रहा है, तो वो हर जगह असफलता इसलिए शामिल हो। लेकिन राठी जी, कोई भी सरकार नहीं कहेगी कि आप नशे का कारोबार, अब बिजनेस की बात ठीक है, करप्शन अपने लेवल पर लोग कहते हैं कि करप्शन कम नहीं सकता, भले वो कम हो जाए, खत्म नहीं सकता भले वो कम हो जाए। तो जनता तो इसी बात पे खुश होती है कि भ्रष्टाचार कम हो गया, उसी को वो खत्म जैसा मान लेती है। लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि आप नशे के कारोबारियों को ना पकड़ो, नशे का कारोबार आप चलने दो। ये मुझे लगता है कि ये जो लोकल का नीचे का एक तरह से कनेक्शन है थाने के लेवल पर या जिला स्तर के जो लेवल पर होता है, और ये मामला इतना ज़्यादा अब पेचीदा हो गया कि इसको काम करने के लिए मुख्यमंत्री को भी बार बार कहना पड़ रहा है, और उनके कहने के बाद भी उतना असर नहीं होता जितना एक मुख्यमंत्री के कहने पर होना चाहिए। राठी जी। नहीं, बिल्कुल, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा ना, एक प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। हो सकता है कि कलेक्टर और ये कि भाई आप अच्छा पकड़ेंगे तो आपको हम अच्छे जिले देंगे, प्रमोशन में आपको पोस्टिंग अच्छे जिलों की मिलेगी। अब वो अच्छे जिले का मतलब होता है कि जो मलाई वाले जिले हों। नहीं सर, बड़े जिले भी आना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छे जिले का मतलब है भाई कोई छोटे जिले से बड़े जिले आना पसंद करेगा। और जो आदमी बड़े जिले में आना पसंद करेगा वो तो जहां भी होगा ईमानदारी से, सख्ती से काम कर रहा होगा। लेकिन इस समय तो पूरे प्रशासन में, सारे पुलिस महकमे में कुछ फीसदी अफसर होंगे या कर्मचारी होंगे जो इस मामले से बचे हैं, कुछ मजबूरी में और कुछ पैसा कमाने के लिए इस कारोबार में एक तरह से मददगार हो रहे हैं। राठी जी। नहीं, बिल्कुल आपने लगता तो है सर। देखिए, मददगार की बात इसलिए मैं कहता हूं कि चीजें मालूम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक जॉइंट वेंचर की तरह जब ये मॉडल बनेगा तो ही हम ड्रग्स के और इसके माफिया के खिलाफ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। इसके बिना सिर्फ सरकार कर ले वो भी संभव नहीं है, और सिर्फ हम कर ले वो भी संभव नहीं है। अगर बच्चा ड्रग्स ले रहा है
तो हम उसकी काउंसलिंग कराने के लिए परहेज करते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, हम किसी तरह रोक लें। ये भी एक नुकसानदायक चीज है। मैंने अपने परिवार में चीजें देखी हैं कि बच्चा दारू पी रहा है और जब उसे कहीं हमने भर्ती किया तो हमें वो 1 घंटा 2 घंटा जो शुरुआत का था, ऐसा लगा कि दारू खरीद के हम उसे दे दें क्योंकि वो मर ही जाएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। जी। तो ऐसा माँ बाप भावनात्मक ये जो हम बह सकते हैं तो वो भी बह जाएंगे। यही जो स्थिति है वो बहुत दुखद है देवदत्त जी। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बॉर्डर के जरिए नशा आता है, समुद्र के जरिए नशा आता है। हम देख रहे हैं कि समुद्र के जो बंदरगाह होते हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मुंबई की बात हो, वहाँ बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है, अफगानिस्तान का जो इलाका है, इसके अलावा अमेरिका की हम बात करें, बहुत से इलाकों से ड्रग की सप्लाई भारत में की जा रही है। तो यहाँ पर बॉर्डर से नशा रोकना, और अगर वो नशे की चीज़ें राज्य में आती है तो राज्यों की सरकारों को, खासतौर से जो पुलिस महकमा है, उसको सतर्क होने की जरूरत है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी बहुत ही संवेदनशील है, वो जरूर हल होना चाहिए, क्योंकि परिवारों का भरण पोषण उस पर अटका रहता है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। बिल्कुल ये जरूरी है कि बॉर्डर पर ऐसी चेकिंग हो कि नशा प्रवेश ही ना कर पाए प्रदेश में, क्योंकि वाकई में इस सब पे हम सब जब बात कर चुके पूरा परिवार चौपट हो जाता है। और आप अभी देखेंगे कि जिस तरह से परिवार बर्बाद हो, उसको बहुत जरूरी है। और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में ये है कि जैसे ही कोई परिवार का मुखिया जो कमाने वाला है वो चला जाता है तो पूरा परिवार बिल्कुल एक तरह से हतोत्साहित हो जाता है, उसकी बहुत समस्याएं पैदा हो जाती। और हम कई प्रकरणों में देख रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटा माँ के साथ दर दर भटक रहा है, जी। कोई मिल नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो इसमें वाकई में मानवीयता के आधार पर तुरंत निर्णय लेकर उनको जो जहाँ है जितना भी है उनको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार उसी पर डिपेंड, और एकदम से उस पर संकट आता है, बिल्कुल। कोई सहारा भी नहीं रहता। मेरा तीनों साथियों से सिर्फ एक वाक्य में उत्तर मुझे आपसे लेना था। एक सवाल है मेरा, देवदत्त जी, योगीराज जी और राठी जी, आपसे, अगर मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है इस पर जिलों में अमल नहीं होता है तो कलेक्टर एसपी पर सीधी कार्रवाई करने की जरूरत होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम नीचे हवलदार, टीआई या किसी छोटे अफसर को सस्पेंड करें या उसको वहां से हटाएं। क्या आपकी राय है देवदत्त जी इस मुद्दे पर? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब कलेक्टर एसपी पर ठीक। संकट आएगा तो वो नीचे अपने अधिकारियों को योगीराज जी, सतर्क और आपका इस पर सावधान क्या कहना करके है? नहीं बिल्कुल 2 4 5 तो सस्पेंड और टर्मिनेट हो तो भी, और उसमें कोई जी। मतलब बड़ी बात नहीं हो। राठी जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी। उन पे कार्रवाई होगी तो नीचे तक मैसेज अच्छा तो जाएगा। कुल मिलाकर मामला हमारा गुड गवर्नेंस पर था, लेकिन पूरी चर्चा एक तरह से नशे के कारोबार पर सिमट कर रह गई। लेकिन नशे ने पूरे समाज को खोखला कर दिया है। समाज तो क्या, पूरा देश हमने देखा कि कई देश बर्बाद होते हुए देखे। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी साधुवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन गुड गवर्नेंस को लेकर जो मीटिंग की है आईपीएस और आईएएस अफसरों से, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसके सकारात्मक नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। बाखबर में आज इतना ही। बने निवासात और देखते रहिए IND24।